हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में, मोलालिटी, और उसको हम लोग स्मॉल एम के साथ डिनोट करते हैं। और लास्ट पे हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स या फिर हम लोग जाई से उसको डिनोट करते हैं। तो फिर एक एक करके हम लोग सभी टर्म्स को अच्छे से डिटेल पे स्टडी करते हैं। फिर फर्स्ट पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मोलारिटी। आप लोगों को मैं मोलारिटी समझाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक जो हम लोगों को नॉलेज मालूम होना है उसको मैं थोड़ा सा इधर पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोगों को क्या मालूम होना है, हम लोगों को मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक टर्म हम लोगों को चाहिए, वो है मोल। तो फिर सब लोगों को मालूम है, हम लोग बहुत बार सुना है मोल। तो मोल क्या होता है, हम लोग को मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अच्छे से आना है। तो फिर मोल हम लोग का कैलकुलेट करने का 3 फॉर्मूला है। और ऐसे मोल मतलब पूछने से एक मोल एक नंबर ही है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आप लोगों को एक डोजन मतलब कितना होता है, उधर पे एक डोजन मतलब हम लोगों का 12 होता है। सिमिलरली 1 मोल मतलब कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर कुछ नहीं है, हम लोग का मोल एक नंबर ही है और उसका कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला है। हम लोग को उस फॉर्मूला को अच्छे से मालूम होना है। तो फिर मैं मोल का फॉर्मूलाज को इधर पे लिख कैसे हम लोग मोल को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर एक एक 3 फॉर्मूला है, सबको मैं इधर पे लिख देता हूँ। तो मोल हम लोग का कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। या फिर अगर आपको एटॉम दिया हुआ होगा कोई, हम लोग का मोलिकुलर मास हम लोग का मोलिकुल के केस पे होता है। और फिर अगर सिंपली अगर एलिमेंट दिया हुआ होगा तो फिर हम लोग सिंपली उसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग का जो फॉर्मूला होगा मोल कैलकुलेट करने के लिए वो हो गया, अगर आप लोग को वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सिंपली वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 22.4 लीटर से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम लोग का थर्ड वाला फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप लोगों को मास भी नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स दिया हुआ है, कितना हम लोग का पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोई भी एक सब्सटेंस में। तो फिर आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग पार्टिकल्स गिवन को ऊपर पे लिखेंगे और फिर नीचे पे उसको डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो फिर हम लोग का सिंपली मोल कैलकुलेट करने के लिए ये 3 फॉर्मूला हो गया। सबको हम लोग को ये फॉर्मूलाज अच्छे से मालूम होना है। तो फिर हम लोगों का जो मोलारिटी होगा, मोल फ्रैक्शन पे हम लोग को जितना भी मोल कैलकुलेट करने के लिए आएगा एग्जाम पे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो फिर हम लोग मोलारिटी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे मैं मोलारिटी का डेफिनेशन आप लोगों को लिख के देता हूँ। कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है सीबीएसई में। तो फिर मोलारिटी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of the solution। तो फिर मोल हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर इसको हम लोग अगर फॉर्मूला हम लोग उसको मैथमेटिकली अगर हम लोग को डिनोट करना है तो फिर हम लोग सिंपली लिखेंगे, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं। और मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का सिंपली ऊपर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, हम लोग का नीचे पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। याद करके रखिए अच्छे से, हम लोग नीचे पे
क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वो भी कहाँ पे लेना है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर पे हम लोग को लेना है। तो फिर अच्छे से इसको आप लोग याद करके रखिए। यही हम लोग का डिफरेंस आएगा बाद में मोलालिटी के केस पे। मोलालिटी पे हम लोग का फॉर्मूला पे सेम ही आएगा, ऊपर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे हम लोग का क्या आएगा उधर पे मास ऑफ द सॉल्वेंट। उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट पे बोलूंगा, लेकिन अभी आप लोग मोलालिटी को अच्छे से समझ लीजिए। मोलालिटी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर सिंपली हम लोग ऊपर पे क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और उसको भी हम लोगों को किस पे लेना है, लीटर पे लेना है। अगर आपको मिलीलीटर पे देगा तो फिर आपको सिंपली उसको लीटर पे कन्वर्ट कर लेना है। हम लोग को मालूम है मिलीलीटर को लीटर पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिंपली 1000 के साथ डिवाइड कर देना पड़ता है। तो फिर हम लोग इसको अगर डिनोट करेंगे, जनरली मैं आप लोगों को और एक बात बोल लेता हूँ, हम लोगों को अगर सॉल्यूशन पे दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट होगा, जिसके बारे में मैं बोल रहा था आप लोगों को, तो फिर एक तो था हम लोग का सोल्यूट और दूसरा वाला हम लोग का जो टर्म था उसको हम लोग बोल रहे थे सॉल्वेंट। तो फिर जनरली हम लोग सोल्यूट को किसके साथ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम लोग सोल्यूट को या तो हम लोग बी से डिनोट करेंगे, नहीं तो कोई कोई बुक पे इसको 2 से भी लिखा हुआ है। तो फिर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, अगर बी लिखा हुआ है या फिर 2 लिखा हुआ है मतलब उसको वो क्या मीन कर रहे हैं, सोल्यूट के बारे में मीन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सॉल्वेंट को सिमिलरली डिनोट करना है तो फिर हम लोग लेटर कैपिटल ए लिखेंगे और नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो फिर अगर आपको नेक्स्ट टाइम से अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर मुझे डिनोट करना है तो फिर सिंपली मैं क्या लिखूंगा, मोल को हम लोग जनरली एन के साथ डिनोट करते हैं, मोल को मोल। और उसके बाद अगर सपोज मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इधर पे एन बी लिखूंगा। सिमिलरली मुझे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर चाहिए तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मोल को हम लोग जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे पे हम लोग सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, या फिर इसको आप लोग N2 भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ सोल्यूट, नहीं तो आप सॉल्वेंट के केस पे क्या लिख सकते हैं, N1। तो फिर मैं इधर पे इसका फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो फिर मैं बोला था मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग सिंपली मैं इसको ही यूज करूंगा, बी और ए को। तो फिर मैं इधर पे लिख देता हूँ, आप लोग भी कोई एक ही टर्म को यूज करते रहिए बार बार, तो फिर आप लोग का फॉर्मूला याद होने में ईजी होगा। तो फिर हम लोग का इधर पे ऊपर पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर सिंपली हम लोग नीचे पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग बोलिए। तो फिर इधर पे अगर हम लोग को यूनिट चाहिए तो फिर सिंपली हम लोग का NB, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल का हम लोग का जो यूनिट होता है वो मोल ही होता है, और नीचे पे हम लोग का वॉल्यूम इन लीटर लिए हैं, तो फिर इधर पे क्या होगा, कैपिटल L। तो फिर हम लोग सिंपली उसको अगर उसका ऐसा यूनिट लिखना है हम लोग का मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। सब लोग इसको याद कर लीजिए, मोलारिटी का हम लोग का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो फिर नेक्स्ट हम लोग एक मोलारिटी का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को मोलारिटी समझने के लिए हम लोगों के लिए इजी हो जाए। तो फिर मोलारिटी के लिए मैं एक इधर पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेता हूं। सपोज हम लोगों को क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 4 gram of NaOH, 4 gram of sodium hydroxide in 250 ml of the solution, 250 ml of the solution। तो हम लोग का क्वेश्चन पे आया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम NaOH। आप लोगों को इधर पे सोल्यूट का मास गिवन है, उसका मास कितना दिया हुआ है हम लोग का, 4 ग्राम दिया हुआ है, और हम लोग का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसको भी हम लोग को इधर पे मेंशन किया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर सिंपली अगर हम लोग को मोलारिटी कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उससे पहले मैं एक बात बोल लेता हूँ, आप लोग इधर पे कैसे मालूम करेंगे किसका कौन सोल्यूट है कौन सोल्वेंट है। तो फिर मैं आप लोग को पहले ही बोल के रखा था,
जो कम अमाउंट पे होगा उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। तो फिर देख लीजिए इधर पे हम लोग का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्वांटिटी है वो सिंपली कितना है, 4 ग्राम है। तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सोल्यूट। और हम लोग का बाकी जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वो वाटर होगा उधर पे जो प्रेजेंट होगा, और उसको हम लोग क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। तो फिर जो कम अमाउंट पे होता है उसको हम लोग सिंपली क्या ले लेंगे, वो मेरा सोल्यूट होगा। तो फिर इधर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का एज ए सोल्यूट बिहेव कर रहा है। तो फिर मुझे इसका अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हम लोग का इधर पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर हम लोग ऊपर पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे पे हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर सिंपली हम लोग का मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको डिनोट कर देता हूँ इधर पे NaOH, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर पे साइड पे। तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोगों को अगर मोल्स कैलकुलेट करना है तो मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को फॉर्मूला एक बोल के आया था। इधर पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, गिवन मास गिवन है। अगर आपको मास नहीं देता तो फिर वॉल्यूम दे सकता है, नहीं तो पार्टिकल्स दे सकता है। तो फिर मेरा इधर पे सिंपली हम लोग को दिया हुआ है मास, तो फिर हम लोग मास वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो फिर हम लोग सिंपली यूज करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर मोलिकुलर मास बोल सकते हैं। तो फिर गिवन मास हम लोग का, या फिर मास गिवन कितना है हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 4 ग्राम। और हम लोग को मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए आता है। सिंपली अगर हम लोग को मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, जो भी उधर पे एटॉम्स प्रेजेंट होगा सबका मास को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग का सोडियम का मास था 23, ऑक्सीजन का था 16, हाइड्रोजन का था 1। तो फिर सबको हम लोग ऐड करेंगे तो फिर सिंपली हम लोग को कितना मिलेगा, 40 ग्राम मिलेगा। तो फिर सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी इधर पे, और इधर पे गिवन मास है 4 ग्राम, मोलर मास हम लोग का इधर पे कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। और इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे आप लोग को कितना मिलेगा, 0.1 मोल। तो फिर हम लोग को इधर पे मोल्स का जो वैल्यू पुट करना है वो हम लोग को मिल गया, कितना होगा, 0.1 मोल। और नीचे पे हम लोग का वॉल्यूम इन लीटर, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पे हम लोग का जो गिवन है वॉल्यूम वो मिलीलीटर पे दिया हुआ है। तो फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उधर पे 250 ml डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और ये क्या हो जाएगा, मिलीलीटर पर लीटर। तो फिर सिंपली इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे 1000 चला जाएगा ऊपर पे, और नीचे पे हम लोग का इधर पे 250 आ जाएगा 1000। और इधर पे क्या था, मैं यूनिट के साथ ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यूनिट इधर पे क्या आता है आप लोग देख ही लीजिए। मैं आप लोगों को बोला था उसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। तो फिर इधर पे हम लोग 0.1 मोल लिखा हुआ है। तो फिर सिंपली हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, 0.1 मोल, और उसके बाद फिर 1000 मिलीलीटर पर लीटर ऊपर पे चला जाएगा। तो फिर इधर पे होगा 1000 मिलीलीटर पर लीटर, और फिर नीचे पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 250 ml। 250 ml हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे आ जाएगा। तो फिर हम लोग उसको सोल्व वगैरह करेंगे 1 से, अगर हम लोग इसको 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सिंपली हम लोग का इधर पे क्या आ जाएगा, हम लोग का जो पॉइंट होगा कितना डिजिट, 3 डिजिट हम लोग का आगे चला जाएगा, 1 2 3, मतलब हम लोग का इधर पे क्या बन जाएगा, 100, और नीचे पे हम लोग का क्या आएगा, 250। और हम लोग को मालूम है इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर हम लोग को वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.4। और आप लोग देख लीजिए इधर पे हम लोग का एक तो मोल तो इधर पे ऊपर पे बच जाएगा, मोल को हम लोग लिख लेंगे, और फिर हम लोग का मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, लीटर चला जाएगा नीचे पे। तो फिर इसका यूनिट क्या आ जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर। तो फिर बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी पे भी मिलेगा, आप लोग उसको ढूंढ के आप लोग सोल्व कीजिए, जो सोल्व एग्जाम्पल्स है उसको आप लोग ट्राई कीजिए। मैं सिमिलर क्वेश्चन ही लिया था आप लोग को, ताकि आप लोग जब भी करेंगे आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को मोलारिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम हो गया होगा, और उसके बाद हम लोग को मोलारिटी से कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, या फिर कैसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए कोशिश किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वाला क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला जो टर्म था मोलालिटी, उसका हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ। आप लोग नोट्स लेकिन साथ साथ बनाते जाइए, नोट्स डेली प्रिपेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला जो टर्म होगा उसका नाम था मोलालिटी। मोलालिटी, और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m के साथ डिनोट करेंगे। तो फिर पहले मैं मोलालिटी का डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ solute present in 1000, या फिर आप लोग बोल लीजिए 1 kg of the solvent। तो फिर मोलालिटी का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। हम लोगों का इधर पे मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में, एक तो हो गया हम लोग का इधर पे हम लोग क्या लेंगे, किसका मास हम लोग लेंगे, हम लोग सॉल्वेंट का मास लेंगे। हम लोग सॉल्वेंट का मास लेंगे और उसको हम लोग किस पे लेना है, केजी पे लेना है। हम लोग जैसे पहले हम लोग मोलारिटी के केस में हम लोग क्या ले रहे थे, उधर पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन इधर पे हम लोग को क्या लेना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना है। हम लोग सिंपली इधर पे क्या लेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो फिर हम लोग हमेशा याद करके रखिए, हम लोग मोलालिटी के केस पे नीचे पे हम लोग का जो टर्म होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केस ऑफ मोलारिटी वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं इसका एक्सप्रेशन आप लोगों को इधर पे लिख के देता हूँ, आप लोग हमेशा याद करके रखिए। मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर पे हम लोग का होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा इधर पे, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा याद करके रखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसको हम लोग किलोग्राम पे हम लोग उसको लेंगे। तो फिर इसको भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं मैथमेटिकली। इधर पे मोल्स को हम लोग सिंपली n के साथ डिनोट करते थे, और सोल्यूट को मैं बोल रहा था हम लोग सिंपली सोल्यूट को हम लोग b के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नीचे पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास को जनरली हम लोग w के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सॉल्वेंट है तो फिर मैं इसको WA लिख देता हूँ, और उसको हम लोग किस में लेंगे, किलोग्राम पे लेंगे। तो फिर सिंपली ये उसका क्या हो गया, हम लोग का मैथमेटिकल नोटेशन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग को उसका यूनिट चाहिए, तो फिर यूनिट क्या होगा हम लोग का, इधर पे हम लोग का ऊपर पे क्या है, मोल। तो फिर हम लोग सिंपली मोल के लिए मोल ही लिखेंगे, और नीचे पे हम लोग का मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केजी। तो फिर उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो फिर इसका भी यूनिट याद करके रखिए, मोल पर केजी होता है। तो फिर मोलारिटी के केस पे हम लोग का जो यूनिट था मोल पर लीटर था, इधर पे हम लोग का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। तो फिर इसका भी एक हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे हम लोग उसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं। तो फिर सिंपली मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मोलालिटी के केस पे। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ a solution containing 0.6 gram of ethanoic acid in 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो फिर हम लोग का एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन पे दो कंपोनेंट हम लोग का, एक तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा।
तो फिर सिंपली हम लोग का इधर पे जो सोल्यूट होगा क्या होगा 0.6 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड, क्योंकि उसका मास हम लोग का क्या है बहुत कम है। और नेक्स्ट हम लोग इधर पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि उसका मास बहुत ही ज़्यादा दे के रखा है 500 ग्राम। तो फिर हम लोग को मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया है उस सॉल्यूशन का। तो फिर सिंपली हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे इधर पे सॉल्यूशन। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m के साथ डिनोट करते थे, और मोलालिटी इज इक्वल टू क्या था, आप लोग रिपीट करते रहिए ताकि आप लोगों का भी याद हो जाए। तो फिर इधर पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ, ऊपर पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, बार बार बोल रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फिर हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं साइड पे। तो फिर इधर पे हम लोग का सोल्यूट क्या है, इधर पे इथानोइक एसिड। आप लोग को इथानोइक एसिड का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, ऑर्गेनिक का पार्ट है, फिर भी हम लोग को इथानोइक एसिड बहुत कॉमन है, सबको मालूम है इथानोइक एसिड मतलब इधर पे कार्बन 2 होगा। तो फिर सिंपली उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, ये इथानोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया। तो फिर इधर पे कार्बन कितना है हम लोग का, इधर पे टोटल 2, हाइड्रोजन कितना है 4, और ऑक्सीजन कितना है इधर पे 2। तो फिर हम लोग का मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड CH3COOH इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को इधर पे मास गिवन है, तो फिर सिंपली हम लोग फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था उसी को यूज करेंगे, गिवन मास, और नीचे पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, क्योंकि इधर पे हम लोग मोलिकुल देके रखा है इसलिए हम लोग उसका क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास लेंगे। अगर सिंपली आप लोग को एटॉम देके रखेगा, आप लोग एटॉमिक मास को इधर पे ले लेंगे। एटॉमिक मास बोलने जैसे कि अगर कार्बन का मोल्स निकालने के लिए, तो फिर कार्बन के केस पे आप लोग उसका एटॉमिक मास कितना पुट करेंगे, 12, ऑक्सीजन के केस पे 16। वही मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था, मतलब उसको आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास मतलब सिंपली मोलिकुल का मास, एटॉमिक मास मतलब कोई भी एक एलिमेंट का हम लोग का जो मास होता है। तो सिंपली हम लोग का इधर पे गिवन मास कितना देके रखा था, इधर पे हम लोग का इथानोइक एसिड के लिए 0.6 ग्राम, और मोलिकुलर मास ऑफ इथानोइक एसिड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन 2 है तो फिर एक कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 होगा, फिर हाइड्रोजन 4 है तो फिर 4 इंटू 1, और फिर हम लोग का ऑक्सीजन 2 है, तो फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो फिर 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 36 प्लस इधर पे 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 60 ग्राम हो जाएगा। तो फिर इधर पे हम लोग गिवन मास डिवाइडेड मोलिकुलर मास कितना होगा 60 ग्राम, और इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे आप लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर पे 0.01 मोल हो जाएगा। इधर पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर पे आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा 60 से 0.6 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर सिंपली 0.01 मोल आ जाएगा। तो फिर हम लोग को मोल हम लोग को इधर पे मालूम हो गया मोल, तो फिर मोल को हम लोग इधर पे सिंपली पुट कर देंगे। तो फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे हम लोग का सिंपली इधर पे 0.01 मोल हम लोग लिख देंगे। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो फिर हम लोग को देखिए हम लोग को मास जो दिया था वो ग्राम पे दिया हुआ है, तो फिर उसको हम लोग केजी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर 500 ग्राम डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या होगा 1000 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, और 1000 ग्राम पर केजी, एक केजी पे कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो फिर इसलिए 1000 ग्राम से मैं उसको डिवाइड किया। तो फिर फाइनली हम लोग का क्या होगा 1000 चला जाएगा ऊपर पे, और इधर पे क्या होगा 0.1, और नीचे पे आ जाएगा हम लोग का 500, ऊपर पे चला गया था 1000। तो फिर इन दोनों को अगर हम लोग सिंपली 500 से अगर 1000 को अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर सपोज डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग का सिंपली कितना मिलेगा 2। तो फिर दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सिंपली हम लोग का आंसर जो मिलेगा 0.02 मोल यूनिट क्या हो जाएगा पर केजी। मैं आप लोग को इसको नहीं दिखा रहा हूँ, यूनिट्स को पुट करके आप लोग देख भी सकते हैं। सिमिलरली वो कैंसिल हो जाएगा, मोल बच जाएगा, और हम लोग ग्राम कैंसिल हो जाएगा, केजी हम लोग का नीचे पे आ जाएगा, और इसलिए हम लोग मैं इसको डायरेक्ट इधर पे आप लोग को लिख के दे दिया। तो फिर उसका यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का मोल पर केजी, और मोलालिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिया, मोलालिटी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 0.02 मोल पर केजी। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 मोल पर केजी, मतलब वो
मोलालिटी के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। तो फिर अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन पे अगर स्मॉल m लिख के आ गया, आप लोगों को ये समझना है कि वो मोलालिटी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब उसका हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला जो टर्म था उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, और आज हम लोग उसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो फिर हम लोगों को ख़त्म अगर करना है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर लास्ट पे हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इधर पे डिस्कस करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो फिर मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिंपली किसके साथ उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, या फिर उसको हम लोग जाई भी बोलते हैं। तो फिर कैपिटल एक्स ही बोल लीजिए, आप लोग डिनोट नहीं करना है हम लोगों को। तो मोल फ्रैक्शन एक्स, और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of a substance to the total number of moles of the substance present in the सॉल्यूशन। तो फिर अगर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो फिर ये एक रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए देगा उसका मोल्स को आप लोग ऊपर पे लेंगे, जिसका निकालने के लिए देगा उसका मोल्स को आप ऊपर पे लेंगे, और नीचे पे आप लोग क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन का कितना मोल है उसके साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर सिंपली मोल फ्रैक्शन, सपोज मेरा सॉल्यूशन पे दो कंपोनेंट होता है, एक तो ए होगा और दूसरा वाला सपोज मेरा बी। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज सोल्यूट निकालना है, बी का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको मोल फ्रैक्शन को एक्स के साथ डिनोट करूंगा, नीचे पे सफिक्स हम लोग बी यूज करेंगे सोल्यूट के केस पे, और हम लोग उसको अगर डिनोट करने तो फिर सिंपली क्या होगा, ऊपर पे हम लोग का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर कैलकुलेट करना है, जिसका निकालना है उसका मोल्स को हम लोग कहाँ पे लेंगे, ऊपर पे, और नीचे पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन पे हम लोग का किसका मोल प्रेजेंट है, एक तो ए, दूसरा वाला क्या था हम लोग का बी। तो फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी। अगर तीन कंपोनेंट दे देगा आप लोग का उधर पे, अगर सॉल्यूशन पे अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो फिर अगर मुझे उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया, सपोज आप लोगों को ए बी और एक तीसरा वाला और एक कंपोनेंट सपोज सी आ गया, सपोज सॉल्यूशन पे, ट्राइनरी सॉल्यूशन के केस पे तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होने वाला, तो आपको सपोज उधर पे बी का आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया है। तो फिर सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इधर पे तीन कंपोनेंट्स होने से भी आप लोग मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बी का। तो फिर आप लोग सिंपली इधर पे क्या लिखेंगे, बी, और नीचे पे आप लोग क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, मतलब है उसका मोल्स को आप लोगों को क्या कर देना है, ऐड करना है। सिमिलरली मैं अगर सपोज मैं ये आप लोगों को ट्राइनरी सॉल्यूशन के केस पे बोला था, लेकिन हम लोग का सिलेबस पे हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो फिर आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील करने के लिए अच्छे से आने से भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम लोग को चाहिए ट्राइनरी सॉल्यूशंस भी हम लोग को थोड़ा सा मालूम होना है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे वो सब भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर मेरा अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना था, तो फिर सिंपली हम लोग मोल्स ऑफ बी ऊपर पे लेंगे, नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली मुझे मोल्स ऑफ सपोज मुझे ए कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं इधर पे क्या लूंगा, मोल्स ऑफ ए लूंगा ऊपर पे, और नीचे पे हम लोग का इधर पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पे मेरा क्या किया है, ए और बी है। तो फिर मेरा इधर पे हो गया एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दूसरा वाला हम लोग का अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला सिंपली यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट इधर पे ही मैं बोल देता हूँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है
तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। सपोज इसको आप लोग मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था और ये मेरा इधर पे इक्वेशन नंबर 2 था। मैं अगर 1+2 करूँगा, सपोज इक्वेशन नंबर 1+2 करूँगा, तो फिर हम लोग को क्या मिलता है हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे b था इधर पे और इधर पे क्या था x है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे एक पे था मेरा x a और एक था xb, x a प्लस xb। और राइट हैंड साइड पे मेरा x के अगेंस्ट में हम लोग का इधर पे क्या था na प्लस nb, और प्लस हम लोग का इधर पे xb के केस पे हम लोग का राइट हैंड साइड पे क्या था nb डिवाइडेड बाय na प्लस nb। तो फिर हम लोग इसका अगर एलसीएम लेंगे, दोनों पे कॉमन है, तो फिर na प्लस nb आ जाएगा। और नीचे पे भी ऊपर पे हम लोग क्या होगा, सिंपली इधर पे दोनों का एलसीएम कॉमन है, तो फिर हम लोग ऊपर पे उसको ऐड कर देंगे na प्लस nb। देखिए हम लोग का इधर पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों सेम ही है, इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू आप लोगों को कितना मिल जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू आप लोगों को 1 मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रहा था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। अगर आप लोगों को 3 कंपोनेंट दिया हुआ होगा, उसका भी मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 होगा। आप लोग देख सकते हैं, उसको भी आप लोग खुद से अप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक मोल फ्रैक्शन से भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का भी एक हम लोग न्यूमेरिकल आज पढ़ के खत्म करेंगे, हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला पार्ट। तो फाइनली सपोज एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन calculate the mole fraction of ethylene glycol present in a solution containing 10% by mass of C2H6O2। ये मैं डायरेक्ट सिंपली इथाइलिन ग्लाइकोल का इधर पे आप लोगों को फॉर्मूला ही लिख दिया, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल लिख ही देता हूँ ब्रैकेट पे, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फिर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ C2H6O2 इन वाटर। तो फिर हम लोगों का इधर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो फिर मोल फ्रैक्शन अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मैं आप लोगों को बोला था जिसका भी मोल फ्रैक्शन आप लोगों को कैलकुलेट करना है, सिंपली मैं इधर पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या था, C2H6O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ऊपर पे हम लोग क्या लेंगे, जिसका कैलकुलेट करना है उसका हम लोग ऊपर पे लेंगे। तो फिर हम लोग किसका मोल्स लेंगे, मोल को हम लोग जनरली एम के साथ डिनोट करते हैं। तो फिर ऊपर पे हम लोग क्या हो जाएगा C2H6O2, और नीचे पे हम लोग का उधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो फिर हम लोग का सॉल्यूशन पे क्या था, एक तो हम लोग का इथाइलिन ग्लाइकोल है और इधर पे दूसरा वाला कंपोनेंट मेरा क्या था, वाटर था। तो फिर सिंपली हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इधर पे आप लोगों को थोड़ा सा मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मालूम होना है। इधर पे इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो फिर मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मालूम होना है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10% बाय मास ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन वाटर, इधर पे प्रेजेंट होगा, लिखना भूल गया था। तो फिर इधर पे क्या होगा, सिंपली 10% बाय मास ऑफ C2H6O2 मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन वाटर। ये क्वेश्चन पे आप लोगों को था। तो फिर 10% बाय मास ऑफ C2H6O2 मतलब क्या है, 10% बाय मास ऑफ C2H6O2 मतलब क्या होगा,
मैं आप लोगों को बोला था जब मास परसेंटेज डिस्कस किया था उस टाइम पे, तो फिर मेरा इधर पे सिंपली क्या होगा, आप लोगों का जो गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल होगा C2H6O2 होगा वो 10% है। अगर मैं सपोज बोल लिया टोटल मास उसका 100 ग्राम है, तो फिर टोटल हम लोग का जो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल होगा वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और बाकी 90 ग्राम उधर पे आपका किसका मास हो जाएगा, इधर पे वाटर का मास हो जाएगा। तो ये थोड़ा बात आप लोगों को अच्छे से मालूम होना है, ये कॉन्सेप्ट को इधर पे हम लोग को अप्लाई करने के लिए आना है। तो मैं इधर पे आप लोगों को बोल दिया, इधर पे 90 ग्राम किसका मास हो जाएगा, वाटर का मास हो जाएगा। बाकी सब आप लोग इधर पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मुझे अगर इथेन ग्लाइकोल का मोल्स अगर कैलकुलेट करना है C2H6O2 इज इक्वल टू क्या होगा, मास गिवन, मास कितना गिवन है आप लोगों को 10 ग्राम बोल दिया, 10 ग्राम, और नीचे पे उसका क्या होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास C2H6O2। कार्बन इधर पे 2 है तो फिर 12 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1 24 प्लस 6 30, और इधर पे 16 इंटू 2 मतलब 32, तो फिर टोटल इधर पे मास कितना हो जाएगा 62 ग्राम हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे आप लोगों को कितना मिल जाएगा, इधर पे वैल्यू आप लोगों को वैल्यू अराउंड मिलेगा इधर पे 0.16 मोल। मैं इसको कैलकुलेट किया था तो फिर मैं आप लोगों को इधर पे लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, 0.16 मोल होगा। और फिर नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इधर पे मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर मोल्स ऑफ वाटर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर सिमिलरली इधर पे क्या होगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो फिर मास गिवन कितना है आप लोगों को देखिए 90 ग्राम दिया हुआ है मास गिवन, और मोलिकुलर मास कितना होगा हम लोग का, वाटर का मोलिकुलर मास सबको मालूम है, उसको तो सोल्व करके नहीं दिखाने से भी होगा। हाइड्रोजन 2 है मतलब 2, एक ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 16 कितना होगा 18, और दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे इधर पे सिंपली आप लोगों को कितना आ जाएगा, इधर पे 5 मोल आएगा। तो फिर सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल का इधर पे मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे, इधर पे ये इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हम लोग का मोल था 0.16 मोल। फिर सिमिलरली वाटर का मोल हम लोग को कितना मिला 5 मोल मिला। तो फिर हम लोग इधर पे मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम लोग को कितना मिला था इधर पे 0.16, और फिर नीचे पे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.16 प्लस वाटर का मोल हम लोग को कितना मिला था 5। तो फिर इसको अगर हम लोग को सॉल्व करेंगे 0.16 नीचे पे कितना आ जाएगा 5.16, और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे फाइनली आप लोग को वैल्यू मिलेगा अराउंड, मैं उसको सॉल्व किया था आप लोग को इधर पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग लेकिन खुद से कीजिए, उसको ट्राई कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इधर पे कि मोल फ्रैक्शन का कुछ भी यूनिट नहीं होगा। देखिए हम लोग इधर पे क्या लिख रहे थे, ऊपर पे भी लिख रहे थे मोल, नीचे पे भी हम लोग का क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल से मोल क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। अगर सपोज दिखना है इधर पे मैं लिख देता हूँ 0.16 मोल, और नीचे पे हम लोग का 5.16 मोल किसका हो जाएगा, वाटर के लिए मोल हो जाएगा। तो मोल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम लोग का इधर पे कुछ भी यूनिट नहीं बचेगा। तो फिर एक बात आप लोग हमेशा याद करके रखिए, हम लोग का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। लास्ट में हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो फिर मैं इधर पे जो जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी के केस पे उसको मैं इधर पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मोलारिटी कैपिटल M, और इधर पे हम लोग मोलालिटी, इसको हम लोग नहीं लिखने से भी होगा, इधर पे मोलारिटी, और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लेंगे, सिंपली मोलालिटी को लेते हैं। तो फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा इधर पे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज डिनोटेड बाय मोलारिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, सेकेंड यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल, नीचे पे क्या होगा, नीचे पे पर लीटर, तो फिर मोल पर लीटर। और फिर नेक्स्ट हम लोग का मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा इधर पे, यूनिट ऑफ मोलालिटी
बोलिए, यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी इज मोल पर केजी। और लास्ट में मैं जो उसका डिफरेंस बोलने जा रहा हूँ, एक तो डिफरेंस आप लोग उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सपोज में इसका अगर डेफिनेशन लिखना है मोलारिटी एम इज इक्वल टू, क्या होगा उसका डेफिनेशन लिख दीजिए आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली मोलालिटी के केस पे अगर उसका भी आप लोग डेफिनेशन डिफाइन कर दीजिए, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो भी हो जाएगा। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे क्या लेंगे आप लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इधर पे आप लोग को किस पे लेना है, केजी पे लेना है। और मेन फोर्थ वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस में बोलने जा रहा हूँ, मोलारिटी के एक्सप्रेशन पे आप लोग देखिए नीचे पे हम लोग का क्या इंक्लूड है, वॉल्यूम इंक्लूड है। और हम सभी को मालूम है वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। तो फिर अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा तो फिर मेरा मोलारिटी भी एक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज होता रहता है, तो फिर मोलारिटी का भी वैल्यू हम लोग का क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन मोलालिटी के केस पे आप लोग देखिए, इधर पे हम लोग नीचे पे क्या ले रहे थे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मास कभी भी चेंज नहीं होता है, तो फिर हम लोग का टेम्परेचर चेंज होने से भी मास हम लोग का क्या रहेगा, फिक्स होके रहेगा। तो फिर मोलालिटी कभी भी आप लोग का चेंज नहीं होगा, मोलारिटी का वैल्यू आप लोग का कभी भी चेंज नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन मोलारिटी का वैल्यू हम लोग का क्या होता रहेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट पे वो चेंज हो सकता है। तो फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इधर पे लिख देते हैं, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, whereas molality is, it is independent of टेम्परेचर। तो फिर एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या पूछता है उधर पे आप लोगों को, which one will you more prefer between molarity and molality, मोलारिटी और मोलालिटी में से आप किसको ज्यादा प्रीफर करेंगे, आप लोगों को पूछेगा। तो फिर आप लोग सिंपली आप लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग किसको प्रीफर करेंगे, मोलालिटी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि हम लोग का मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन हम लोग का मोलालिटी का वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रीफरेंस किसको देंगे, हम लोग मोलालिटी के केस पे देंगे। तो फिर ये सभी समझ सकते हैं, अगर आप लोग अगर मोलारिटी अगर कोल एरिया पे या फिर कोल्डर रीजन पे अगर मोलारिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उधर पे मोलारिटी का वैल्यू कुछ अलग आएगा। और लेकिन अगर हॉट रीजन पे कहीं पे भी अगर आप उसका अगर मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, उसी सॉल्यूशन का, सेम सॉल्यूशन का ही मोलारिटी का वैल्यू लेकिन डिफरेंट आएगा, क्योंकि उधर पे हम लोग का वॉल्यूम चेंज होता है। ठंडा जगह पे या फिर कोल्डर रीजन पे हम लोग का क्या होगा, उसका वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर हम लोग का अगर हॉटा रीजन पे या फिर गर्म दिन पे हम लोग का क्या होगा, उसका वॉल्यूम का वैल्यू थोड़ा सा इनके हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होता है, टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड होते हैं। तो फिर इतना हम लोग को क्या होना है, मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और किसको हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, और उसका यूनिट हम लोग को अच्छे से मालूम होना है। तो फिर आज हम लोग एकदम फर्स्ट से मोलारिटी के बारे में हम लोग पढ़ा, उसके बाद हम लोग मोलालिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया। मैं आप लोग को मोलारिटी और मोलालिटी का एक एक क्वेश्चन भी करके दिया, और उसके बाद फिर लास्ट पे हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। और इम्पोर्टेंट बात हम लोग को क्या मालूम हुआ, मोलारिटी के केस पे हम लोग का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलालिटी के केस पे क्या होता है, मोल पर केजी। वेयरएज इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन उसका वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। उसके केस पे हम लोग का कुछ भी यूनिट नहीं है, क्योंकि मोल और मोल दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और दोनों वो एक क्या होता है, हम लोग का यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो फिर लास्ट में फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा, प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।